ओके एवरीवन, जेईई एडवांस्ड पैटर्न एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप इज इफ y इज f of x गिवन बाय x plus 2 upon x minus 1 देन इन चारों ऑप्शंस में से कौन से करेक्ट हैं ये मुझे बताना है. क्या x f of y के बराबर है? वेल फिलहाल मुझे f of x दिया हुआ है. f of x क्या दिया हुआ है? x plus 2 upon x minus 1. पूछा गया है क्या x f of y के बराबर है. सबसे पहले इसका मतलब है कि मुझे x को y के टर्म्स में लिखने की कोशिश करनी है. तो लिखते हैं, इसको मैं ले लेती हूँ y के बराबर, तो मेरे पास आ जाएगा yx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. लाइक टर्म से एक तरफ लेके आते हैं, बन जाता है yx माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई. x कॉमन निकालेंगे, आएगा y माइनस 1 इज 2 प्लस वाई, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1. अगर 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एफ ऑफ एक्स है तो 2 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1 हो जाएगा एफ ऑफ वाई, यानी कि हाँ x बराबर है एफ ऑफ वाई के. अगला है एफ ऑफ 1 क्या 3 के बराबर है? वेल अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो आपको दिख सकता है कि ये एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी कि ये एक अनडिफाइंड एक्सप्रेशन हो जाएगा. तो बात ये पता चलती है कि 1 को छोड़ के बाकी सारी रियल नंबर्स अगर x की जगह रखे जाएं तो ये एक्सप्रेशन एक फाइनाइट रियल वैल्यू देता है, लेकिन x को अगर 1 रखें तो फिर f ऑफ 1 अनडिफाइंड आता है. यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि f ऑफ 1 एक रियल नंबर नहीं है और सिर्फ 1 ही ऐसा x की वैल्यू है जिसके लिए f एक रियल वैल्यू नहीं दे रहा, यानी कि डोमेन ऑफ f है सारे के सारे रियल नंबर्स में से 1 हटा दो, क्योंकि 1 पे f रियल वैल्यू नहीं दे रहा. जब 1 पे f रियल वैल्यू ही नहीं दे रहा तो 3 कैसे दे सकता है? इसीलिए f ऑफ 1 3 के बराबर नहीं है. थर्ड कह रहा है y इंक्रीजेज विथ x फॉर x लेस देन 1. दैट मीन्स क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं, ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बताता है. तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x हमारे पास है ही, हम निकालेंगे f डैश x विच इज द डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x. कोशेंट रूल लगेगा क्योंकि f ऑफ x कोशेंट फंक्शन है. ये आ जाता है मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये है मेरा सेकेंड फंक्शन. तो कोशेंट रूल क्या कहता है, सेकेंड फंक्शन into differentiation of the first which is 1 minus first function into differentiation of the second upon second function whole square. Okay, ये f dash x आया, right? अब ध्यान से देखते हैं, x minus 1 minus x minus 2 upon x minus 1 whole square. x minus x कैंसिल हो गया, मेरे पास आता है माइनस ऑफ 3 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर. ध्यान से देखना है, x माइनस 1 होल स्क्वायर चाहे आप कोई भी x रख लें f की डोमेन से. f की डोमेन क्या है, ये f की डोमेन से कोई भी x रख लें, यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, राइट? यहाँ पर 3 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होने वाला है. क्यों? क्योंकि x की जगह जब 1 आएगा सिर्फ तब डिनोमिनेटर 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा, और x की जगह 1 आ नहीं सकता, राइट? यानी कि 3 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो माइनस ऑफ इट हमेशा नेगेटिव है फॉर एवरी एक्स कमिंग फ्रॉम द डोमेन ऑफ f. यानी कि अगर f डैश एक्स हर एक x कमिंग फ्रॉम f की डोमेन के लिए नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ, f इज थ्रूआउट डिक्रीजिंग. fx is decreasing for all x coming from the domain. अगर f थ्रूआउट डिक्रीजिंग है तो वो किसी भी x पे या किसी भी रेंज ऑफ x पे इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है, तो कहीं पे भी इंक्रीज नहीं करेगा. f इज अ रैशनल फंक्शन ऑफ x. रैशनल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन, जहां पे डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल फंक्शन नॉन जीरो होता है. हाँ f बराबर है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, जहां पर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल आइडेंटिकली जीरो नहीं है, इसीलिए हाँ f एक रैशनल फंक्शन है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज अ पीरियोडिक फंक्शन. ओके, पीरियोडिसिटी के बारे में बात करनी है. या तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिशनल पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, या फिर आप ग्राफ की मदद ले सकते हैं. सबसे पहला ऑप्शन हमें देता है क्या फंक्शन, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और कुछ नहीं बल्कि फ्रैक्शनल फंक्शन है. कौन सा फंक्शन है, फ्रैक्शनल फंक्शन. हाउ इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन? ऐसा ग्राफ होता है फ्रैक्शनल फंक्शन का, राइट? This is 0, 1, 2, 3, -1 and so on.
ये किसका ग्राफ है? फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x, जो कैसे ऑब्टेन होता है? x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक इंटरवल ऑफ लेंथ 1 पे फंक्शन की डिजाइन, हर एक इंटरवल ऑफ लेंथ 1 के बाद फंक्शन की डिजाइन रिपीट हो रही है, फंक्शन का पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो 1 लेंथ के इंटरवल के बाद फिर से वही डिजाइन आई, फिर से 1 लेंथ के इंटरवल के बाद फिर से वही डिजाइन आई, यानी कि ये फंक्शन पीरियोडिक है विथ पीरियड 1। आपको फंडामेंटल पीरियड नहीं बताना, आपको सिर्फ पीरियोडिक है या नहीं ये बताना है, पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1, तो हाँ ये पीरियोडिक है। What about f of x is sin of 1 by x? अगर मैं f of x equal to sin 1 by x की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा होगा? जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा, जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा, फ्रॉम द राइट हैंड साइड ले लो अभी, जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा, 1 by x इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो sin 1 by x जोर जोर से ऑसिलेट करने लगेगा, उसकी ऑसिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी -1 और 1 के बीच में, और वो y एक्सिस के पास आके इकट्ठा हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। कैसा देखेगा? जैसे जैसे x 0 की तरफ आएगा, 1 by x इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और sin 1 by x की ऑसिलेशंस बहुत जल्दी जल्दी होने लगेंगी y एक्सिस के पास आने के लिए। समझ में आया? यानी कि जैसे जैसे x 0 को जाएगा, sin 1 by x बहुत जोर से ऑसिलेट करने लगेगा, उसका पैटर्न रिपीट नहीं होगा। तो वो कैसे दिखेगा? ऐसे 0 के पास आते 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 उसकी ऑसिलेशंस बढ़ने लगेंगी और वो घना 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 होता जाएगा, -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करता जाएगा, ऑसिलेशन 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 ऑसिलेशन, और y एक्सिस के पास आके इकट्ठा हो जाएगा। दैट मीन्स रेपिटेशन तो बिल्कुल नहीं हो रहा, यानी कि sin 1 by x कहीं से भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। बात करते हैं x cos x की। x cos x का ग्राफ कैसा होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से इसका ग्राफ ऑब्टेन कर सकते हैं। पहले तो y इक्वल्स x बनाना है और y इक्वल्स -x बनाया, ठीक। अब बना दो इसके बीच में cos x का ग्राफ। इस तरीके से काम करता है ग्राफ ऑफ x cos x। ओके, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पीरियोडिक नहीं है, इसका ग्राफ किसी भी इंटरवल की लेंथ के बाद रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि नहीं है। क्या ऊपर से कोई भी पीरियोडिक नहीं था? हाँ, फर्स्ट वाला पीरियोडिक था, दैट मीन्स नन ऑफ दीज भी गलत है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप ग्राफिकल वे से ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें रादर देन गोइंग बाय द कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ डेफिनेशन। थर्ड क्वेश्चन सेज अगर R1 और R2 रिलेशंस हैं ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, दो तरीके के रिलेशंस दिए हैं, तो मुझे इनकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी पे बात करनी है, ठीक है। R1 की बात करते हैं। मुझे गिवन है कि A इज रिलेटेड टू B बाय द रिलेशन R1 इफ एंड ओनली इफ A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या बिहेवियर है इसका? तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं 1/2 और 1/2 के स्क्वायर की बात करूं तो मुझे पता है 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। हाफ अपने स्क्वायर से कम तो नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ इज नॉट रिलेटेड टू हाफ बाय द रिलेशन R1। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ कॉमा हाफ R1 में नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक रियल नंबर मिल गया जो खुद से रिलेटेड नहीं है बाय द रिलेशन R1, तो R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर मैं सिमेट्रिसिटी की बात करूं तो देखते हैं, मुझे पता है -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, है ना, -1 इज लेस देन 9, बट 3 is not less than equal to -1 square which is 1। 3 1 से छोटा थोड़ी होता है। इसका मतलब मुझे ये मिला कि -1 तो 3 से रिलेटेड है, पर 3 -1 से रिलेटेड नहीं है, यानी कि R1 सिमेट्रिक भी नहीं है। रही बात ट्रांजिटिव की, देखते हैं। अगर मैं बात करूं 2 इज लेस देन इक्वल टू -3 स्क्वायर, ठीक है, 2 इज लेस देन 9, और -3 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, हाँ, -3 इज लेस देन 1, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। क्या 2 1 से छोटा है? नहीं। इससे मुझे क्या मिला कि 2 तो -3 से रिलेटेड है,
-3 तो 1 से रिलेटेड है, पर 2 1 से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 2, -3 तो R1 में है, -3, 1 तो R1 में है, पर 2, 1 R1 में नहीं है। इसका मतलब R1 ट्रांजिटिव नहीं है। R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो R1 रिलेशन जो हमारे पास था वो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर? R2 पे चलते हैं, क्योंकि ऑप्शंस कंबाइंड फॉर्म में हमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी ऑफ R1 एंड R2 के बारे में पूछते हैं, तो हम इकट्ठा R2 के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। R2 कहता है कि A is related to B by the relation R2 if and only if A is less than equal to B। अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात है कि A is always less than equal to A। कोई भी रियल नंबर उठा लो भाई, लेस देन और इक्वल टू है ना, तो A अपने बराबर तो होता ही है, मतलब लेस देन इक्वल टू लिख सकती हूँ। यानी कि R2 जो है मेरा वो रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि A इज रिलेटेड टू A बाय द रिलेशन R2 फॉर एवरी A। लेकिन अगर मैं सिमेट्रिसिटी की बात करूं तो क्लिक कर गया होगा अब तक कि 2 तो भाई 3 से छोटा है, पर 3 ना लेस है ना इक्वल है 2 के। इसका मतलब 2 तो रिलेटेड है 3 से बाय द रिलेशन R2, पर 3 रिलेटेड नहीं है 2 से बाय द रिलेशन R2। इसका मतलब R2 इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, लेकिन अगर ट्रांजिटिविटी की बात की जाए तो A is less than equal to B and B is less than equal to C, so this automatically implies A is less than equal to C। तो अगर A रिलेटेड है B से, B रिलेटेड है C से, तो मुझे मिल रहा है A रिलेटेड है C से। दैट मीन्स R2 जो है वो ट्रांजिटिव तो है। तो R1 कुछ भी नहीं है, लेकिन R2 सिर्फ सिमेट्रिक नहीं है। ओके, तो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट R2 इज रिफ्लेक्सिव, यस। R1 इज नॉट सिमेट्रिक बट R2 इज सिमेट्रिक, नो, R2 भी सिमेट्रिक नहीं है। R1 इज नॉट ट्रांजिटिव बट R2 इज ट्रांजिटिव, यस। R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, नॉट एट ऑल। दोनों के दोनों इक्विवेलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? F गिवन है मुझे 1, इन्फिनिटी से 2, इन्फिनिटी तक इस तरीके से, देन F ऑफ इनवर्स ऑफ X मुझे पूछा गया है। F इनवर्स मुझे पूछा गया है, मतलब मुझे ऑलरेडी ये पता है कि F11 ऑन 2 है। ये डोमेन है, ये रेंज है ऑफ द फंक्शन F। ये डोमेन है, ये रेंज है। इस डोमेन और इस रेंज के साथ F11 ऑन 2 है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और तभी फंक्शन इनवर्स के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे 11 ऑन 2 प्रूव करने नहीं बैठना है हमको, वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। क्वेश्चन सिर्फ F इनवर्स पूछ रहा है, डायरेक्टली F इनवर्स कंप्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? F ऑफ X को ले लेते हैं Y, किसके बराबर गिवन है मुझे, x प्लस 1/x। ऐसे ही निकालते हैं F इनवर्स X को लिखने की कोशिश करते हैं Y के टर्म्स में, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, xy इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1 इज 0। ये क्लियरली दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से मैं सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगी x के। x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। दैट्स इट। ये आ जाएगा मेरे पास माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 विच इज 4 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो यहां से मेरे पास x y के टर्म्स में लिखा आ गया, लेकिन दो फंक्शंस आए मेरे पास। x इन टर्म्स ऑफ y मेरे पास दो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। मतलब एक तो मेरे पास आ रहा है कि भाई f इनवर्स x जो है वो x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 के बराबर है, यहाँ प्लस लिखते हैं। और दूसरा मेरे पास आ रहा है कि f इनवर्स x किसके बराबर है, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 के बराबर। अब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, तो यहाँ तो ये गलत है, यहाँ तो ये गलत है। क्या गलत है? जब भी आपके पास इस तरीके से दो फंक्शंस आते हैं, हमेशा सबसे पहले चेक करो कि माइनस साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे, वैलिडिटी चेक करेंगे। अगर ये गलत आ जाता है तो ये मेरा सही f इनवर्स हो जाएगा। अगर f मेरे पास 1, इन्फिनिटी से 2, इन्फिनिटी तक है तो f इनवर्स की ये डोमेन होगी और ये रेंज होगी, है ना। इसको चेक कर रहे हैं हम, तो मैं कह रही हूं कि लेट f इनवर्स x बी इक्वल टू x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, जहां पर ये फंक्शन की डोमेन क्या है,
जो रेंज है एफ की, और इसकी रेंज क्या है, जो डोमेन है एफ की। यानी कि मुझे ये मिला कि एफ इनवर्स एक्स की 1, इंफिनिटी रेंज है, मतलब सारे के सारे आंसर्स जब जब x 2, इंफिनिटी से आएगा एफ इनवर्स एक्स 1, इंफिनिटी से आएगा। दैट मीन्स एफ इनवर्स एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 2, इंफिनिटी। यानी कि x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इससे मेरे पास आया x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी कि इसका स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। x square is gone, you are left with 4 minus, or I should say 8 is greater than equal to 4x, or x is less than equal to 2। यहां पर अगर मैं स्ट्रिक्टली इसको ग्रेटर देन 1 के लिए ले लूं, भाई इक्वल टू 1 तो ठीक है, f of x is greater than equal to 1, मेजरली इट इज ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं ग्रेटर देन 1 देखूं तो फंक्शन ग्रेटर देन 1, एफ इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1 सिर्फ तब होगा जब x लेस देन 2 हो। लेकिन क्या x कभी भी लेस देन 2 हो सकता है? नहीं, x तो आ ही ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से रहा है। यानी कि अगर एफ इनवर्स x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना है तो x को लेस देन 2 होना पड़ेगा, विच इज रॉन्ग, क्योंकि x तो यहां से आ रहा है तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि ये मेरा इन्वर्स फंक्शन नहीं हो सकता, ये ही मेरा इन्वर्स फंक्शन है, विच इज x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन 2। इट इज x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन 2। दिस इज माई f इनवर्स x। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि f ऑफ x गिवन है मुझे फॉर ऑल x कमिंग फ्रॉम कलेक्शन ऑफ ऑल रियल्स, g ऑफ x भी गिवन है, FOG GOF की डेफिनेशन दी हुई है क्वेश्चन में ही, और मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से मुझे बताना है कौन सा ट्रू है। f ऑफ x लिखते हैं, डिस्कस करके आपको इसका सोल्यूशन पता चल जाएगा। साइन ऑफ पाई बाय 6, साइन ऑफ पाई बाय 2, साइन x। मुझे पूछा जा रहा है रेंज ऑफ f ऑफ x। x कहां से आ रहा है, ध्यान से देखना है, x आ रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल रियल से। अगर x कलेक्शन ऑफ ऑल रियल से आता है तो साइन x बिलोंग करता है -1 1 क्लोज्ड इंटरवल में। अगर साइन x -1 1 में होगा तो पाई बाय 2 साइन x होगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, राइट? पाई बाय 2 साइन x विल बिलोंग इन माइनस पाई बाय 2 क्लोज्ड इंटरवल। साइन ऑफ दिस विल बिलोंग टू व्हाट? अगर ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस पाई बाय 2 से आ रहा है तो साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन आएगा माइनस साइन पाई बाय 2 कॉमा साइन पाई बाय 2 से, मतलब -1 1। अब अगर ये पूरी चीज -1 1 से आ रही है तो पाई बाय 6 ऑफ इट विल कम फ्रॉम माइनस पाई बाय 6 और अगर ये पूरी चीज माइनस पाई बाय 6 से आ रही है तो साइन ऑफ इट, ये पूरी चीज साइन ऑफ इट विल कम फ्रॉम माइनस साइन पाई बाय 6 कॉमा साइन पाई बाय 6 विच इज -1/2 1/2। यानी कि जब x रियल से आएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन यहां से आएगा। दैट मीन्स रेंज ऑफ f इज -1/2 1/2 क्लोज्ड इंटरवल। व्हाट अबाउट रेंज ऑफ FOG? अब बात आ रही है FOG की, लिखते हैं FOG। दैट मीन्स f ऑफ g ऑफ x क्या है? पाई बाय 2 साइन x, पाई बाय 2 साइन x। f of anything is sine of pi by 6 sine of pi by 2 sin x, x की जगह मैं लिख दूंगी pi by 2 sin x। वापस से वही डिस्कशन, इसकी रेंज बतानी है। x आ रहा है रियल से तो sin x आएगा -1 1 क्लोज्ड इंटरवल से, ये -1 1 क्लोज्ड इंटरवल से आएगा तो ये आएगा -पाई बाय 2 क्लोज्ड इंटरवल से। तो साइन ऑफ इट विल बी कमिंग फ्रॉम माइनस साइन पाई बाय 2 कॉमा साइन पाई बाय 2, मतलब -1 1 क्लोज्ड इंटरवल से। फिर ये कहां से आएगा? पाई बाय 2 क्लोज्ड इंटरवल से, एंड देन अगेन दिस विल बी फ्रॉम -1 1, राइट? जैसे ये पूरी चीज -1 1 क्लोज्ड इंटरवल से आई, पाई बाय 6 ऑफ इट विल कम फ्रॉम पाई बाय 6 क्लोज्ड इंटरवल, एंड साइन ऑफ इट विल कम फ्रॉम माइनस साइन पाई बाय 6 कॉमा साइन पाई बाय 6, मतलब -1/2 1/2
क्लोज्ड इंटरवल एंड देयरफॉर FOG की रेंज भी यही है। बात करते हैं लिमिट fx अपॉन gx। तो fx तो मुझे गिवन ही है, gx भी मेरे पास है। लिमिट ऑफ fx अपॉन gx की बात करनी है एज x अप्रोचेस 0। fx है साइन ऑफ पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन x, ठीक, अपॉन g ऑफ x गिवन है। g ऑफ x क्या है? पाई बाय 2 साइन x। अब मैं जानबूझ के क्या करती हूं कि मैं पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूं। तो मेरे पास आता है पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन x, इससे डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई भी कर दो, पाई बाय 2 और पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन x। क्यों किया ऐसा? ओके, इसको अलग अलग लिखते हैं फिर समझ आएगा। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन x होल अपॉन पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन x। क्या कुछ याद आ रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ साइन x अपॉन x इज 1। मतलब साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, जब वो समथिंग 0 को टेंड करता है तो उस एक्सप्रेशन की लिमिट 1 होती है। ये हमने पढ़ा है। साइन x लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज 1। तो साइन ऑफ द आर्ग्यूमेंट अपॉन द सेम आर्ग्यूमेंट, बस इस आर्ग्यूमेंट को 0 पे अप्रोच करना चाहिए। x 0 पे अप्रोच करेगा तो साइन x भी 0 पे अप्रोच करेगा। साइन x 0 को जा रहा है तो पाई बाय 2 इंटू 0 इज ऑल्सो 0 एंड साइन ऑफ 0 इज अगेन 0, पाई बाय 6 इंटू 0 इज 0। So all of this is approaching to 0, sine of this upon this is nothing but 1. Multiplied by limit x tends to 0, बचता क्या है? Pi by 6 sine pi by 2 sine x upon pi by 2 sine x. अब इस pi by 6 को कांस्टेंट है, बाहर निकाल के यहां लिख दो। तो क्या आएगा? साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग व्हेन द समथिंग इज गोइंग टू 0, बिकॉज अगर x 0 को जा रहा है तो पाई बाय 2 साइन x भी 0 को जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी 1 के बराबर हो गया। पाई बाय 6 बाहर था ऑलरेडी, तो पाई बाय 6 इंटू 1। तो 1 इंटू पाई बाय 6 इंटू 1 मतलब पाई बाय 6 आ गई मेरी लिमिट की वैल्यू। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन नंबर डी कहता है कि एक ऐसा x है जिसके लिए g ऑफ f ऑफ x 1 के बराबर है। g ऑफ f ऑफ x 1 के बराबर है। देखते हैं भाई, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x है पाई बाय 2 साइन x, तो ये आ गया पाई बाय 2 साइन ऑफ f ऑफ x। सपोज कोई x है जिसके लिए ये 1 के बराबर है, ठीक है, तो उस x के लिए साइन ऑफ f ऑफ x बराबर हो जाएगा 2 बाय पाई के, जो कि 0.6 अप्रोक्सीमेटली के बराबर होता है। लेकिन f ऑफ x हमने अभी भी देखा था, f ऑफ x हमेशा लाई कर रहा है यहां, जो कि कंटेन्ड होता है इसके अंदर। अगर पाई की जगह 3.14 रख के चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा -1/2 1/2 इसके अंदर कंटेन्ड है, राइट। तो साइन ऑफ एफ एक्स कहां बिलोंग करेगा फिर? माइनस साइन पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 6, दैट मीन्स -1/2 1/2। ये है -0.5, ये है 0.5। जब हर एक x के लिए साइन ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0.5 है, तो किसी भी x के लिए साइन ऑफ एफ एक्स 0.6 कैसे हो सकता है ना? यानी कि ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए साइन ऑफ एफ एक्स 0.6 है, या फिर ऐसा कोई भी x नहीं है जिसके लिए साइन ऑफ एफ एक्स 2/π है, या फिर π/2 साइन एफ एक्स इक्वल टू 1 है। तो ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए g ऑफ f ऑफ x 1 है। दिस इज रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a मेरे पास है 1, 2, 3, शो दैट the number of relations containing 1, 2 and 2, 3 which are reflexive and transitive but not symmetric are how many? कितने ऐसे relations हैं A पे जो कि reflexive हैं, transitive हैं पर symmetric नहीं हैं? A पे relations चाहिए, मतलब relations are subsets of A cross A। अगर मैं A cross A की cardinality की बात करूं तो ये होगा cardinality of A into cardinality of A, मतलब 3 into 3 मतलब 9, मतलब A cross A के अंदर overall 9 ordered pairs बैठे हैं। मुझे एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है।
देखते हैं, रिफ्लेक्सिव चाहिए मतलब 1,1 होना चाहिए, 2,2, 3,3, ये तो होना ही चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन कह रहा है कि 1,2 और 2,3 को भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ट्रांजिटिव बनाना है। अगर 1,2 है, 2,3 है तो ट्रांजिटिविटी के लिए 1,3 भी होना चाहिए। दैट इज इट। ये बन गया आपका रिलेशन ऑन द सेट ए विच इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 है पर 2,1 नहीं है, 2,3 है पर 3,2 नहीं है, 1,3 है पर 3,1 नहीं है, लेकिन ये हर तरह से ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है। ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट रिलेशन है which is reflexive and transitive। कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स बच गए? बच गए मेरे पास 2,1, 3,2 और 3,1। एक्चुअली ए क्रॉस ए में 9 ही ऑर्डर्ड पेयर्स है, 6 यहां आ गए, बाकी 3 ये हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है, ये तो एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, क्या यही एक है जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है? नहीं, और भी हो सकते हैं। आप ले सकते हैं क्या 1,1, 2,2, 3,3। क्वेश्चन कह रहा है कि 1,2, 2,3 को तो रखना ही है, ट्रांजिटिविटी के लिए मुझे फिर 1,3 को भी रखना पड़ेगा। और अगर इन तीनों में से मैं किसी एक को उठाती हूँ, सपोज 2,1 को, तो उठा लेते हैं, रख देते हैं। अब भी ये सिमेट्रिक नहीं है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। एक और बन सकता है ऐसा 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 और 2,3 को तो रखना ही है, 1,3 को रखना पड़ेगा, नहीं तो ट्रांजिटिविटी लूज हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अब इसको नहीं रखती हूँ, सिर्फ इसको रखती हूँ 3,2 को। फिर से आप देख सकते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? 3,2, 2,3, 3,3 है, एंड देन यू हैव 1,3, 3,2, 1,2 है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बस सिमेट्रिक नहीं है। एक और बन सकता है, मैं क्या कर रही हूं, बचे हुओं में से एक एक उठाती जा रही हूं और ऑलरेडी जो सबसे छोटा है उसमें रखती जा रही हूं। R4 क्या हो जाएगा 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 को तो रखना है, ट्रांजिटिविटी के लिए 1,3 को भी हमेशा रखना है। अब मैं तीसरे वाले को उठा लेती हूँ 3,1, बाकी दोनों को छोड़ देती हूँ। अब भी ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। मैंने क्या किया, स्मॉलेस्ट ऑब्टेन किया, जो बचे हुए थे उनको एक 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 उठा के 3 और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशंस बनाए, नॉट सिमेट्रिक। अब आप लोग पूछोगे कि अभी तो एक एक को उठा के स्मॉलेस्ट में डाला, क्या हम 2 को उठा के स्मॉलेस्ट में डाल सकते हैं? अगर आप सपोज इन दोनों को उठा के स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन में डालते हो तो ट्रांजिटिविटी इंश्योर करने के लिए आपको तीसरा वाला भी डालना पड़ेगा, यानी कि यू विल एंड अप पुटिंग ऑल 3 इन दिस रिलेशन। 6 तो इसमें है ही, 3 और इसमें आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो पूरा का पूरा सेट एक क्रॉस ए बन जाएगा, जो कि सिमेट्रिक भी हो जाएगा। पर मुझे तो सिमेट्रिसिटी नहीं चाहिए, इसीलिए कभी भी 2 को, कोई भी 2 को एक साथ आप स्मॉलेस्ट में नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे तो आपके पास ये 3 आएंगे। दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अगर आप इसके बाद सोचें कि चलो 2 डाल देते हैं, तो जैसे ही कोई भी 2 डालेंगे तो तीसरा डालने के लिए भी आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको ट्रांजिटिविटी इंश्योर करनी है, तो आपको ट्रांजिटिविटी के लिए उस तीसरे की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही आप तीसरा डाल देंगे, आपके पास वो रिलेशन ना सिर्फ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाएगा बल्कि सिमेट्रिक भी हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। पर मुझे सिमेट्रिसिटी चाहिए ही नहीं, राइट? दैट मीन्स सिर्फ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव मेरे पास कितने रिलेशंस हुए, 1, 2, 3, 4, इसके अलावा नहीं है। तो मेरे पास ओवरऑल रिलेशंस आते हैं 4 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फंक्शन गिवन है मुझे 1, से 1, तक, डेफिनेशन दी हुई है, फिर से एफ इनवर्स एक्स पूछा गया है। 1, 1 on 2 नहीं निकालना, सीधे एफ इनवर्स एक्स निकालना है। एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, मतलब y गिवन है मुझे 2 to the power x into x minus 1। ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लॉग लगाऊंगी टू द बेस 2, तो यहाँ आ जाएगा x into x minus 1, log 2 to the base 2 is 1। ये क्या बन जाएगा, x square minus x minus log y to the base 2 equal to 0, which is a quadratic equation in x। फिर से वही काम करना है, सॉल्व करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, माइनस बी विल बी जस्ट 1, माइनस ऑफ माइनस 1 is 1,
रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी होल अपॉन 2। ठीक, यहां से मेरे पास 2x आ गए, दैट मीन्स मेरे पास आ गया f इनवर्स x 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4 log x टू द बेस 2 होल अपॉन 2 के भी बराबर हो सकता है, या फिर f इनवर्स x बराबर होगा 1 माइनस रूट ओवर 1 प्लस 4 log x टू द बेस 2 होल अपॉन 2 के बराबर। पर f इनवर्स तो यूनिक होता है, किसी एक को हमें हटाना पड़ेगा, तो नेगेटिव वाले से शुरू करते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाले से शुरू करेंगे तो मुझे पता है x जो है f इनवर्स की डोमेन क्या है 1 कॉमा इन्फिनिटी, रेंज भी 1 कॉमा इन्फिनिटी, तो x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। मुझे पता है log x टू द बेस a व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो log x टू द बेस 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू log 1 विच इज 0, तो 4 टाइम्स ऑफ इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स 0 विच इज 0। फिर उसके बाद आ जाएगा 1 प्लस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर रूट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज 1। इसके बाद माइनस ऑफ दिस विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस 1 and 1 minus this will be less than equal to 1 minus 1 which is 0 and upon 2 will be less than equal to 0 upon 2 which is 0। मुझे मिल रहा है कि अगर x में डोमेन ऑफ f इनवर्स से उठाती हूं तो मुझे आंसर जो मिल रहे हैं वो नेगेटिव मिल रहे हैं, जबकि मिलने चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट, क्योंकि फॉर ऑल x कमिंग फ्रॉम 1 कॉमा इन्फिनिटी f इनवर्स x विल कम फ्रॉम 1 कॉमा इन्फिनिटी, बट ये है f इनवर्स x विच इज नेगेटिव नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स मैं इसे नहीं लूंगी, दिस इज माई f इनवर्स x विच इज 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4 log x टू द बेस 2 होल अपॉन 2। कूल। नेक्स्ट मेरे पास आता है a b c रियल नंबर्स हैं, f ऑफ x गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सच दैट a प्लस b प्लस c 3 है, f ऑफ x प्लस y इज fx प्लस f ऑफ y प्लस xy फॉर ऑल xy इन R। मुझे इस सम की वैल्यू कंप्यूट करनी है। सम की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए मेरे पास क्लियर कट f ऑफ x होना चाहिए, पर मेरे पास f ऑफ x नहीं है पूरा, मेरे पास a नहीं है, b नहीं है, c नहीं है, तो पहला एम है abc निकालना ताकि f ऑफ x आ पाए, जैसे ही f ऑफ x आया मैं समेशन निकालूंगी। तो कैसे निकालें f ऑफ x, मुझे पता है f ऑफ x प्लस y इसके बराबर है हर एक xy के लिए, तो अगर मैं y को 0 ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, y को 0 ले लो तो मेरे पास आएगा f ऑफ x प्लस 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 0 प्लस 0, यानी कि मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 0 इज 0, पर f ऑफ 0 किसके बराबर है 0 प्लस 0 प्लस c, तो मेरे पास आ गया c इज 0। दूसरा अगर मैं y को ले लेती हूं माइनस x, हर एक y x के लिए बराबर है ना, ये हर एक x y के लिए एक्सप्रेशन होल्ड करता है, तो मैं y को ले लेती हूं माइनस x, मेरे पास आ जाएगा f ऑफ x माइनस x मतलब f ऑफ 0 इक्वल्स f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x माइनस x स्क्वायर। f ऑफ 0 तो 0 के बराबर है, f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x है मेरे पास, तो f ऑफ x है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पर c तो 0 के बराबर है, प्लस f ऑफ माइनस x किसके बराबर है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 0, और ऑलरेडी माइनस x स्क्वायर मेरे पास है, तो प्लस bx माइनस bx कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या है ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 है, मतलब x स्क्वायर इंटू 2a माइनस 1 इज 0, दैट मीन्स 2a माइनस 1 इज 0 मतलब a इज 1/2। a आ गया, c आ गया, मुझे गिवन है a प्लस b प्लस c 3 के बराबर है, तो यानी कि मेरे पास आ गया 1/2 प्लस b प्लस 0 3 के बराबर है, तो b आ गया 3 माइनस 1/2 विच इज 5/2। जैसे ही abc की वैल्यूज आ गई मेरे पास f ऑफ x आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मतलब प्लस 0, तो समेशन f ऑफ n गोइंग फ्रॉम 1 टू 10 इज 1/2 समेशन x स्क्वायर, और लेट मी राइट n स्क्वायर n गोइंग फ्रॉम 1 टू 10 प्लस 5/2 समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 टू 10। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 by 6, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n प्लस 1 by 2।
तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स होगा 10, 10 प्लस 1, 2 इंटू 10 प्लस 1 बाय 6, और ये होगा n मतलब 10, 10 प्लस 1 बाय 2। इसको आप इवेल्युएट करेंगे, आपके पास आएगा 330, विच इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस समेशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहां पर अगर लास्ट ऑप्शन देखें तो वेरी बेसिक, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट? एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव, a इज इक्वल टू b तो b इज इक्वल टू a, सिमेट्रिक, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, so a इज इक्वल टू c। दिस इज ऑब्वियसली इक्विवेलेंस रिलेशन। a इज लेस देन b, बिल्कुल भी इक्विवेलेंस नहीं है, क्यों? a इज नॉट लेस देन a, 2 इज नॉट लेस देन 2, तो रिफ्लेक्सिविटी फेल हो गई। या फिर आप कह सकते हैं 2 इज लेस देन 3 बट 3 इज नॉट लेस देन 2, सिमेट्रिसिटी फेल हो गई। तो फिर दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। मुझे बताना है कौन सा इक्विवेलेंस नहीं है, यानी कि C इक्विवेलेंस नहीं है। What about this? A minus B is an even integer. मुझे पता है A minus A 0 होता है, which is an even integer, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अगर A minus B even है मतलब वो 2n टाइप का दिखता है for some integer n, तो माइनस ऑफ A minus B माइनस ऑफ 2n टाइप का दिखेगा या फिर इसके टाइप का दिखेगा। अगर n इंटीजर है तो माइनस n भी तो इंटीजर है ना, ये है B माइनस A, यानी कि A माइनस बी अगर इवन है तो B माइनस ए भी इवन है, दैट मीन्स सिमेट्रिक हो गया। और अगर A माइनस बी इवन है, B माइनस सी इवन है, तो A माइनस सी, जिसको मैं लिख सकती हूँ A माइनस बी प्लस B माइनस सी, ये भी तो इवन होगा, 2n प्लस 2m, विच इज दिस, ये भी तो इंटीजर है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी कि ये तो इक्विवेलेंस है। एग्जैक्टली इन द सिमिलर फैशन आप प्रूफ कर सकते हैं a प्लस बी भी, a प्लस बी इज एन इवन इंटीजर, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिकॉज a प्लस a इज ट्वाइस ऑफ a। क्या मिल जाएगा आपको? इफ अगर मैं यहां पर a और यहां पे भी a ले रही हूं तो a प्लस a इज एन इवन इंटीजर, ट्वाइस ऑफ a, ट्वाइस ऑफ एनी नंबर इज व्हाट? इवन नंबर, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर a प्लस b इवन है तो b प्लस a भी इवन है, राइट? और अगर a प्लस b इवन है, b प्लस c इवन है, इसका मतलब क्या हुआ? दो नंबर्स का सम इवन कब होगा? जब या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, है ना? तो अगर a प्लस बी इवन है, b प्लस सी इवन है, इसका मतलब अगर a और b दोनों इवन है, मतलब b इवन है तो c को भी इवन होना पड़ेगा। अगर b प्लस सी इवन है तो a और c इवन हो गए, मतलब a प्लस सी भी इवन है। अगर a और b दोनों ऑड है, मतलब a प्लस b इवन है, तो a और b अगर ऑड है मतलब b ऑड है, तो b प्लस सी को इवन होने के लिए c को भी ऑड होना है, तो a और c भी ऑड हो गए, तो दोनों का सम फिर से इवन हो गया, मींस ट्रांजिटिव भी है। दैट मींस a, b एंड d आर इक्विवेलेंस रिलेशंस बट c इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, let f be a 1-1 function with domain x, y, z and range given है मुझे 1, 2, 3. It is given that exactly one of the following statements is true and the remaining two are false. इस केस में मुझे बताना है f inverse of 1 क्या होगा। मेरे पास है डोमेन x, y, z, रेंज है 1, 2, 3, यहाँ से यहाँ जा रहा है f, गिवन है f 1, 1 है। केस 1 लेते हैं। Exactly one situation is true. Suppose f of x equal to 1 true है, मतलब ये होल्ड करती है, बाकी दोनों false हैं। ये false है मतलब f of y 1 है, और ये false है मतलब f of z 2 है। क्या ऐसा हो सकता है? Well, f of x 1 है मतलब x 1 पे जा रहा है, y 1 पे जा रहा है, z 2 पे जा रहा है। ये तो गलत है क्योंकि f इस केस में 1, 1 नहीं बन रहा है ना, तो ये केस तो नहीं हो सकता। केस 2, सपोज ये ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स है, मतलब f of y नॉट इक्वल टू 1 है, बाकी दोनों फॉल्स है मतलब f of x नॉट इक्वल टू 1 है, और f of z 2 के बराबर है। अब क्या केस हो रहा है, देखते हैं क्या ये वैलिड है, क्या ये मुझे एक 1, 1 फंक्शन दे रहा है। वेल, f of y 1 के बराबर नहीं है, x 1 के बराबर नहीं है, पर f of z 2 के बराबर है। मतलब y और x दोनों के दोनों 1 पे नहीं जा रहे, z तो 2 पे जा चुका है, मतलब 1 पे ना x जा रहा है ना y जा रहा है ना z, तो 1 तो ऑब्टेन ही नहीं हो रही है एज एन इमेज, मतलब 1 तो रेंज में है ही नहीं, तो ये तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि 1 तो रेंज में दी हुई है, राइट? यानी कि
3 मेंबर्स डोमेन में हुए, 2 मेंबर्स रेंज में हुए, क्या कोई 1-1 फंक्शन पैदा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप क्या करेंगे, या तो दोनों x और y को 3 पे भेजेंगे, या x को 3 पे भेजेंगे y को 2 पे, या x को 2 पे भेजेंगे y को 3 पे। इन एनी ऑफ द केसेस f 1-1 नहीं हो पाएगा, यानी कि ये केस भी वैलिड नहीं है। केस 3 पे चलते हैं। जब ये कंडीशन ट्रू है, f ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 2, बाकी दोनों फॉल्स हैं, मतलब f ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 2, f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 1, और दूसरी कौन सी फॉल्स है कि f ऑफ y नॉट इक्वल टू 1 है। अगर f ऑफ y नॉट इक्वल टू 1 है तो ये फॉल्स है, मतलब f ऑफ y 1 है। इसमें देखते हैं x y z 1 2 3, क्या मुझे ऐसा f मिल सकता है जो 1-1 है? f ऑफ y 1 है, f ऑफ z 2 नहीं है और f ऑफ x 1 नहीं है। अगर f ऑफ x 1 नहीं है तो या तो वो 2 पे जा सकती है या 3 पे, पर क्योंकि f ऑफ z 2 नहीं है तो मैं z को 3 पे भेज देती हूँ और x को 2 पे भेज देती हूँ। अब सेटिस्फाई हो रहा है ना? f ऑफ z 2 नहीं है, ठीक है, f ऑफ x 1 नहीं है, ठीक है, f ऑफ y 1 है, ठीक है, और ये आपको एक 1-1 फंक्शन मिल गया। यानी कि यही एक तरीका है मैप करने का, जिससे एग्जैक्टली एक कंडीशन ट्रू होगी जो 3 गिवन है उसमें से, और बाकी दोनों फॉल्स होंगी। इस सिचुएशन में मुझसे पूछा जा रहा है कि f इनवर्स 1 कितना होगा, मतलब 1 की प्री इमेज क्या होगी, तो 1 की प्री इमेज होगी y, 1 की प्री इमेज क्या होगी y, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ओवर द क्वेश्चंस। ओके, अच्छे से रिवाइज करना है सारे क्वेश्चंस को। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।